क्या बच्चों ऑडियो और वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताइए, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? सभी बच्चों को ऑडियो और वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, आई एम सॉरी बच्चों, वैसे तो आप जानते हैं कि मैं लेट नहीं होता। मेरी क्लास जो है 8 मतलब जितना 8 साढ़े 8 बजे स्टार्ट होती है तो 8:32 8:33 तक स्टार्ट ही हो जाती है। मैं मतलब 1-2 मिनट का ही बफर रखता हूँ। 5 मिनट का बफर मेरा बहुत रेयर होता है, तो आज मैं 7-8 मिनट लेट हो गया। हाँ, यस, चलिए जल्दी से सारे बच्चे आ जाएं। सभी बच्चे रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं। आपका टेस्ट पेपर जो मैंने पिछली क्लासों में पढ़ाया है उसका टेस्ट देने वाला हूं, टीएसडी देने वाला हूं। तो आप सभी बच्चे टीएसडी के लिए तैयार हो जाएं कि टीएसडी में क्या दूंगा। जितने भी बच्चे नए ज्वाइन हो रहे हैं उन सभी बच्चों को बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये आज लास्ट क्लास है मोल कॉन्सेप्ट के। कल से नया चैप्टर चालू होगा। ये आज लास्ट क्लास है मोल कॉन्सेप्ट की। कल से नया चैप्टर चालू होगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है? एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कराऊंगा। हाँ, तो कल से चालू होगा या परसों से चालू होगा, मतलब कल से या तो चालू हो जाएगा या परसों से चालू हो जाएगा। और उस चैप्टर का नाम होगा लिक्विड सॉल्यूशन। मोल कॉन्सेप्ट के बाद अगला चैप्टर हमारा लिक्विड सॉल्यूशन होगा। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो नए बच्चे हैं वो पुराने लेक्चर को देख लें, मतलब जो लेक्चर उनके छूटे हुए हैं उनको आराम से देखें। किसी बच्चे को कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। आप आराम आराम से देखिए और नॉलेज जरूर करिए, मतलब उस चैप्टर से आप सीखिए जरूर। ये अभी जरूरत नहीं है कि हड़बड़ी करके इसको सब कुछ 2 महीने 2 दिन में खत्म कर दें कि अरे यार जितने लेक्चर हैं जल्दी जल्दी देख के 2 दिन में खत्म कर देते हैं। ऐसी कोई जरूरत नहीं है, अभी बड़ा टाइम है हमारे पास। मगर उन लेक्चरों से सीखना जरूरी है, उस चैप्टर को समझना जरूरी है। मंथन 2.0, मंथन 2.0 का आज लॉन्च है। बच्चे कह रहे हैं मंथन 2.0 कब मिलेगा? उज्जवल बेटा, आज लॉन्च है, आज के बाद आपको मिल जाएगा। मंथन 2.0 बैच का आज लॉन्च है। आप सभी बच्चे जरूर आइए, ठीक है? उसकी टाइमिंग 6 बजे की है। और मंथन 2.0 के लॉन्च के साथ एक ऐसी चीज है जिसके लिए ये जो लेट हो रहा हूं ना, ये जो लेट हुआ हूं ना 2 दिन से, या फिर मतलब एक मंथन 2.0 से बड़ी चीज भी एक और है जिसका आज लॉन्च है। मंथन 2.0 से बड़ी चीज भी है, मैं आपको बस इतना हिंट दे देता हूं, जिसका आज लॉन्च है शाम को 6 बजे। और वो एक ऐसी चीज है जिसका आपके नीट के सिलेक्शन से बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और इस समय तो बहुत बड़ा रोल है, इस समय तो बहुत बड़ा रोल है। और वो काम हम लोग ऐसा नहीं कि कोई आज से कर रहे थे, वो तैयारी कम से कम कुछ नहीं तो 2-3 साल से चल रही है। हाँ, तो वो आपको आज 2 चीजें मिलेंगी। आज शाम को सभी बच्चे 6 बजे लॉन्च में रहेंगे। मंथन 2.0 जो जिन बच्चों के पास मंथन इन्फिनिटी है या जिन बच्चों के पास मंथन इन्फिनिटी प्लस है, प्लस या प्रो बोलते हैं, उन सभी बच्चों को मंथन 2.0 ऑटोमेटिक अलॉट हो जाएगा, क्योंकि उनके पास इस साल आने वाले सारे बैच का एक्सेस है और लास्ट ईयर के भी सारे बैच का एक्सेस है। तो उन सभी बच्चों को मंथन 2.0 अपने आप अलॉट हो जाएगा। मंथन 2.0 अपने आप अलॉट हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। और यदि किसी को नहीं हो पाता है, कोई टेक्निकल दिक्कत ऐसा कुछ हो, तो आप हम लोगों को मैसेज करें, है ना? हाँ, हम लोगों को मैसेज करें। सर पढ़ना कौन से बैच से है? आप यदि मंथन 1.0 में है तो मंथन 1.0 से ही पढ़िए। जो टीचर मंथन 1.0 में पढ़ा रहे हैं वही टीचर मंथन 2.0 में पढ़ाएंगे।
और दोनों बैच सेम डेट को खत्म होंगे, जाके दोनों बैच सेम डेट को खत्म होंगे, क्योंकि सारे बैच को हमको फरवरी के फर्स्ट वीक में खत्म करना है। तो मंथन 2.0 भी फरवरी के फर्स्ट वीक में खत्म होगा, मंथन 1.0 भी फरवरी के फर्स्ट वीक में खत्म होगा। मंथन 1.0 में और 2.0 में डिफरेंस क्या है? जैसे वो 20-25 दिन बाद का बैच है, कल तो लॉन्च है ना? तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया है, ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई क्लासें कम होंगी, वहां की क्लासें 2 घंटे की रखी है, उसकी क्लासें 2 घंटे की रखी है ना? तो चलो अब पढ़ाते हैं, बातें नहीं करते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन आप शाम को मिल जाएगी। हाँ बेटा सब कुछ पढ़ाएंगे मनोज, आप बिल्कुल परेशान ना हो, कहीं ना कहीं आपको इनऑर्गेनिक भी मैं पढ़ा दूंगा। मेरा इस बार का टारगेट यही है कि हर बच्चे की केमिस्ट्री मुझे उस लेवल तक पहुंचानी है जिससे उसके 150 नंबर के ऊपर नंबर आए। यदि पेपर बहुत टफ आए या कुछ अलग तरीके का आए तो भी वो केमिस्ट्री को इतना जरूर करके आए कि केमिस्ट्री की वजह से उसका एमबीबीएस में सिलेक्शन ना रुके, और साथ साथ में यदि दूसरा कोई सब्जेक्ट खराब हो तो उसको क्या है, सपोर्ट दे पाए। ऑर्गेनिक में भी सीएसडी मिलेगा, इनऑर्गेनिक में भी सीएसडी मिलेगा, हर जगह सीएसडी मिलेगा, बिल्कुल तैयार रहिए। अब सरप्राइज क्या है, बहुत बड़ा सरप्राइज है, उसमें सबकी मेहनत लगी है, बहुत ताकत लगी है, वो आप शाम को देखिएगा, शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे मिलिएगा, है ना, चैनल पे, संकल्प नीट वेदांतु ऑफिशियल चैनल पे। और आप भी आइए और अच्छे से चीजों को देखिए। चलो अब तैयार हो जाओ, चलो सब लोग तैयार हो जाओ टेस्ट के लिए, भाई टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। टीएसडी आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, सब कोई रेडी हो, सब कोई रेडी हो? नहीं, मंथन वालों को नहीं मिलेगा, जिन्होंने सिर्फ मंथन बैच ले रखा है उनको मंथन 2.0 नहीं मिलेगा, जिन्होंने मंथन इन्फिनिटी या मंथन इन्फिनिटी प्लस ले रखा है उनको मिलेगा, क्योंकि उनके पैकेज में है। मंथन इन्फिनिटी में ये बात है कि मंथन इन्फिनिटी जिन्होंने लिया है उनके पैकेज में ये है कि आपको करंट ईयर के सारे बैच फ्री मिलेंगे और लास्ट ईयर के सारे बैच फ्री मिलेंगे, तो उन्होंने लिया है ये चीज तो उनको मिलेगा। और जिन्होंने सिर्फ मंथन लिया है उनको मंथन 1.2 है ना, और हर बैच से सिलेक्शन होगा, हर बैच में हम ही लोग पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आपको जबरदस्ती 2 की जरूरत ही नहीं है। हाँ चलिए, इधर उधर की बातें ना करके, मतलब अब आप लोग क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बस जल्दी करो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ शिवम, बैच अपग्रेड हो सकता है, आप वेदांतु के टोल फ्री नंबर पे कॉल करो, उनको बताओ कि हमें बैच अपडेट करना है, तो बैच अपडेट कर देंगे, बैच अपडेट कर देंगे। मैं बैच अपडेट के लिए कोई लिंक भी जनरेट कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मुझे बैच अपडेट करना है, तो मैं वो लिंक भी अपडेट करा दूंगा, है ना। मगर अभी पढ़ लेते हैं, हम उसको सॉर्ट आउट बना के किसी ना किसी तरीके से बता देंगे, मगर पहले अब पढ़ लो। 8 ग्राम ऑक्सीजन हैज द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टीएसडी नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर बताइए। जितने मॉलिक्यूल 8 ग्राम में है उतने ही मॉलिक्यूल किसमें है? जितने मॉलिक्यूल 8 ग्राम में है उतने ही मॉलिक्यूल किसने है? उतने ही मॉलिक्यूल किसमें है? तो देखो 8 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल है? जितने मॉलिक्यूल 8 ग्राम में ऑक्सीजन के हैं उतने ही मॉलिक्यूल इनमें से किसमें है? यस 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 यस, जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग काफी समझदार बच्चे हैं। हाँ बताओ बच्चों, तो देखो क्वेश्चन को किया जाए, सब लोगों ने किया, सभी बच्चों ने किया, यस। पोल में बहुत टाइम बर्बाद होता है, इसलिए मैं पोल नहीं करता, पोल में टाइम बहुत बर्बाद होता है। अब जरा देखिए 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो पहले इसको आपने मोल बनाया, 32 से डिवाइड किया, तो इतने मोल O2 है। अब मोल को नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं? Na से मल्टीप्लाई, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
किसके? ऑक्सीजन के। ये देखो इतने मोल्स ऑक्सीजन है, कितने कितने एटम ऑक्सीजन है? Na/4। अब ये चेक करो कि Na/4 एटम किसमें है। पहला ऑप्शन 44 से डिवाइड किया 1/4 मोल आया कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको मोल को नंबर बनाओ तो ये देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, इसके भी Na/4 उसके भी Na/4। ये आंसर है। बी वाला चेक करो, ये देखो अब मोल अलग अलग है तो मॉलिक्यूल के नंबर भी अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ Na का ही तो मल्टीप्लाई करना है, एटम तो पूछ नहीं रहा है। ये गलत है, सेम नंबर नहीं है। Na/2 Na/4। ये करो, मोल बनाओ, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। 12 और 16, 12 और 16 28, तो ये कितना आ गया? 4/14 2/7 मोल। नंबर बनाओ तो ये सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं आ रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसको बनाइए डी को, तो ये भी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं आ रहा है। कितने मोल आए? 1/2, तो मॉलिक्यूल कितने आएंगे? Na/2, है ना? तो ये भी आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। यस यस यस, जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है उनका सही है। तो टीएसडी नंबर 1 ये हो गया। अब आया टीएसडी नंबर 2। टीएसडी नंबर 2 एक प्रो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से करिए। The decomposition of certain mass of calcium carbonate give 11.2 decimeter cube of carbon dioxide gas at STP. The mass of KOH required to complete neutralization of gas. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके टेस्ट में भी मैंने दिया है और साथ में 5 रुपए का भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं 5 रुपए वाला क्वेश्चन कह रहा हूं, आपके टेस्ट में भी है और 5 रुपए वाला भी है। जो जो सही आंसर देगा उसको मेरी तरफ से 5 रुपए मिलेंगे, और कोई भी बच्चे 5 रुपए को कम मत समझे, ठीक है? जब हजारों बच्चों को 5 रुपए देंगे तो वो 50,000 रुपए हो जाएंगे, है ना? हाँ, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिए। सक्सेसिव रिएक्शन का क्वेश्चन है, सक्सेसिव रिएक्शन का क्वेश्चन। आपको हिंट्स दे दिया है, आपको हिंट दे दिया है। सक्सेसिव रिएक्शन का क्वेश्चन है कि पहले कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, उससे कुछ बनना है, उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है क्यूएच। सक्सेसिव रिएक्शन का क्वेश्चन है। मुन्ना मुन्ना आप लोग इसको करो, मैं पानी की बोतल लेके आता हूं, है ना? सब लोग आंसर बताओ, सब लोग आंसर बताओ। वेरी गुड। चलो अब मैं आपको आंसर करके दिखाता हूं, अब मैं आपको आंसर करके दिखाता हूं, अपना अपना आंसर मैच करना। देखो, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए सर्टेन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट पहले ब्रेक हो रहा है। अब जब कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, CO2 बनाएगा। क्लियर? क्लियर। अब कह रहा है कि जब सर्टेन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करते हो
तो 11.2 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब को ही क्या कहते हैं? लीटर कहते हैं। डेसीमीटर क्यूब को ही लीटर कहते हैं, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो इतने लीटर ऑक्सीजन गैस निकलेगी एट एसटीपी, और ये एसटीपी पर निकल रही है, ये एसटीपी पर निकल रही है। मैंने कहा ठीक है। अब वो कह रहा है द मास ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस। अब ये तो गैस है नहीं, क्यों? ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, ये गैस है, तो वो किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है? गैस को। तो ये आया CO2 और ये आया KOH। अब ये रिएक्शन करके बनाएंगे क्या? तो देखो CO2 क्या है? एसिड, और ये क्या है? बेस। जितनी भी कोवेलेंट ऑक्साइड है, ये जो P ब्लॉक के ऑक्साइड है ना, कोवेलेंट ऑक्साइड, ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं। कार्बन के ऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2, N2O3, N2O5, फास्फोरस के ऑक्साइड P4O6, P4O10, सल्फर के ऑक्साइड SO2, SO3, हैलोजन के ऑक्साइड, ये सब एसिडिक है। तो P ब्लॉक के सारे कोवेलेंट ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, एक्सेप्ट NO, CO, ये दोनों न्यूट्रल है। NO और CO न्यूट्रल है। इसके अलावा जो भी नाम तुम्हारे पास ऑक्साइड आ रहा है P ब्लॉक का, वो सब एसिडिक है। सल्फर का ऑक्साइड एसिडिक, फास्फोरस का ऑक्साइड एसिडिक, हैलोजन का ऑक्साइड एसिडिक, ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड एसिडिक। अब देखो एसिड और बेस रिएक्शन जब भी करेंगे तो सॉल्ट बनेगा। अब इसका सॉल्ट कौन होगा? तो इसका सॉल्ट कौन होता है? कार्बोनेट आयन। कार्बन डाइऑक्साइड का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट कार्बोनेट आयन होता है, तो ये बनेगा कार्बोनेट आयन, मतलब पोटेशियम कार्बोनेट, और बनेगा वाटर, बनेगा वाटर। अब रिएक्शन बैलेंस करो, ये बैलेंस है। अब मेरे से ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि सर्टेन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के ब्रेक होने से जो CO2 निकल रही है, जो गैस निकल रही है, वो KOH के साथ न्यूट्रलाइज कराई जा रही है। तो बताओ कितना KOH लगेगा? सक्सेसिव रिएक्शन का क्वेश्चन है। देखिए इसका जो प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का रिएक्टेंट है। तो अब आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगी वो यहां आ गई, इसको मोल बना लो। तो तुमने मोल बनाया तो आधा मोल आ गया। अब आपको पता है ये दिया है, ये निकालना है। मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर कर दो, मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर कर दो। तो मैंने बराबर कर दिया मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो। तो देखो मोल कार्बन डाइऑक्साइड के डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट, मोल और कॉफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है? 1। अब मोल ऑफ KOH डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट कितना है? 2। तो मोल ऑफ KOH कितना आ गया? मोल ऑफ KOH आ गया आपके पास 1। क्यों? 1/2 इंटू 2, ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये 1 मोल आ गया। अब आंसर मोल के फॉर्म में नहीं है, मास के फॉर्म में है, तो मोल को मास बना लो। तो मोल को मास बनाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई, ये आ गया 56 ग्राम। अब देखो 56 ग्राम आंसर कहां है? ये आंसर है। 56 ग्राम आंसर कहां है? ये आंसर है। अब बताओ भाई कितने बच्चों के क्वेश्चन सही हैं? क्योंकि 5 रुपए आपको मिलने वाले हैं, तो कितने बच्चों के +5 है, कितने बच्चों के -5 है? +5 वाले +5 लिखे, -5 वाले -5 लिखे। यस। ओके। हाँ, तो जिनके +5 है वो मेरे से कभी भी कहीं पर भी पैसे ले सकते हैं जब मिलूं। और अच्छा बात बताता हूं आप लोगों को। ये बात जो आपके साथ मतलब हम लोग गेम खेलते हैं कि +5 -5 है ना, तो क्या हुआ
कि अभी परसों की बात है, तो भाई अब तो रिजल्ट आ गए, अब रिजल्ट आ गए तो बच्चे सेलेक्ट भी हुए। तो एक बच्चा मिलने आया, अब भाई मिले ले ठीक है, फिर उसने अपना हिसाब दे दिया कि सर मेरे 35 रुपए बने हैं। मैंने कहा तुम्हारे 35 कैसे बने? कहते सर मैंने इतने बार सही जवाब दिया, इतने बार गलत जवाब दिया, तो टोटल मिला के मैंने 55 रुपए जीते, 55 रुपए में से मैं 20 रुपए हारा भी, तो मेरे 35 रुपए बने हैं। मैंने कहा यार बहुत सही। तो मैंने कहा तुम्हारे 35 रुपए जरूर मिलेंगे, ऐसी क्या बात है। तो आप सभी बच्चे, मैं कहीं भी कभी भी मिलूं, रिजल्ट से पहले बाद में, ठीक है, आप अपने हिसाब के पैसे मुझसे जरूर लें, क्योंकि ये आपकी मेहनत के पैसे हैं, ये आपकी मेहनत के पैसे हैं, ठीक है। तो सब लोग ऐड करते जाओ अपनी डायरी में, ऐड करते जाओ अपने कॉपी पे कि भाई कितने रुपए आप जीत रहे हो, कितने हार रहे हो। ये आपकी मेहनत के पैसे हैं। जिस दिन आपको मैं कहीं पर भी मिल जाऊं, आपका हक है उनको लेना। 100 होंगे 100 दूंगा, 200 होंगे 200 दूंगा, 10,000 होंगे 10,000 दूंगा, ठीक है। तो जितने बच्चों को +5 मिले हैं वो नोट कर लें, और माइनस वाले ईमानदारी रखें। हाँ, वैसे मैंने ये ईमानदारी देखी नहीं है आज तक, मैंने दिए ही है, आज तक मैंने दिए ही है, ठीक है ना। पटना में भी बहुत दिए, तो ध्यान रखिएगा, जो जिसके निगेटिव आए वो वापस भी करे। चलो, तो बच्चों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, कितना नहीं, जल्दी से अपना अपना रिजल्ट बताएं। 2 में से कितने क्वेश्चन सही? सारे बच्चे बताएं, 2 में से कितने क्वेश्चन सही? 2 में से कितने क्वेश्चन सही? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और जब आप लोग ऐसा करते हो तो हम लोगों को और अच्छा लगता है कि यार बच्चा सेलेक्ट हो गया है, ठीक है, अब तो खुशी की बात है। देखो, खुशी 2-3 लोगों को मिलती है। सबसे पहले आपके गार्जियन को, आपके परिवार को, फिर आपको, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है उस सिलेक्शन को पाने के लिए। छोटी मोटी मेहनत नहीं की, बहुत मेहनत की। और फिर 3rd प्लेस पे हम लोगों को मिलती है, 3rd प्लेस पे। क्यों? क्योंकि वो गार्जियन ने उस सपने को 20 साल जिया है, 18 साल जिया है, आपने उसको 6 साल जिया है। हमने जब से आप मेरे साथ अटैच हो तब से जिया है। तो फिर हम लोगों को खुशी मिलती है अंदर से कि यार चलो ये बच्चा सेलेक्ट हुआ, बेचारा बहुत मेहनत करता था, हमारी भी मेहनत सार्थक हुई और उसकी भी सार्थक हुई। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, टॉपिक। अब देखो, जो बचे हुए हमारे छोटे मोटे टॉपिक हैं 1-2, उनको खत्म करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। कोई बच्चा बता सकता है कि ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ये क्या होता है? तो देखो बच्चों, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होता है, जरा इस बात को बहुत अच्छे से सब लोग समझेंगे। बहुत इजी है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, इसका मतलब क्या है? तो जरा सब लोग गौर से ध्यान दें। सर कल पीपीटी भी दे दीजिएगा। हाँ प्रिंस, पूरे चैप्टर की एक पीपीटी भी दे दूंगा आप सबको, मैं सब दे दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो, टाइम जरूर ले सकता हूं। अच्छा, अब मुझे पढ़ाने दो। देखो, H2O2 जो होता है, गौर सुनिएगा सब लोग, H2O2 जो होता है वो अनस्टेबल लिक्विड होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल लिक्विड होता है H2O2। तो पहली बात, ये लिक्विड स्टेट में होता है। दूसरी बात, अनस्टेबल होता है। जैसे ही हल्का सा हीट करोगे तो ये इस तरह से ब्रेक हो जाता है। वाटर और ऑक्सीजन, वाटर हमारा लिक्विड होता है, ऑक्सीजन हमारी गैस होती है, ऐसे इस तरह से ये ब्रेक हो जाता है। इतनी बात समझ में है? H2O2 जो होता है, आवाज क्रैक हो रही है क्या? ठीक है, नहीं क्रैक हो रही तो बस ठीक है। अच्छा, बातें नहीं, अब पढ़ाई पे ध्यान दो। तो H2O2 जो होता है बेटा, इस तरह से चलता है। H2O2 ब्रेक होके वाटर बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा।
अब देखो वैल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का क्या मतलब होता है, इस चीज को मैं आपको सिखाता हूं। तो सारे बच्चे जरा गौर से देखेंगे। अब आपने क्या किया, 1 लीटर H2O2 लिया। कितना लिया, 1 लीटर। और इसका फिजिकल स्टेट कैसा है, लिक्विड है। इसका फिजिकल स्टेट कैसा है, लिक्विड। 1 लीटर H2O2 लिया और उसको डिकम्पोज कराया। तो जब 1 लीटर H2O2 को डिकम्पोज कराओगे तो वाटर बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी। तो जो ऑक्सीजन निकलती है 1 लीटर H2O2 को डिकम्पोज कराने पर जो ऑक्सीजन निकलती है उसे वैल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहते हैं। क्या किया आपने, 1 लीटर H2O2 लिया, अब उसको डिकम्पोज किया। जैसे ये देखो मैंने क्या किया, 1 लीटर, ये मान लो H2O2 है, पानी नहीं है, ये क्या मानोगे, H2O2 है। अब ये 1 लीटर H2O2 है, अब मैंने इसको डिकम्पोज किया। तो डिकम्पोज करने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली एसटीपी पर, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली उसका वैल्यूम मैंने एसटीपी पे निकाला। एसटीपी पे उसका जो वैल्यूम आया उसी को वैल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहा जाता है, उसी को वैल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहा जाता है। ठीक है, 1 लीटर H2O2 डिकम्पोज होने पर जितने ml, जितने लीटर ऑक्सीजन गैस निकालती है एसटीपी पर, उसी को वैल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहते हैं। पहले डिफिनीशन समझ में आई, सारे बच्चों को डिफिनीशन समझ में आई। 1 लीटर H2O2 को आपने क्या किया, डिकम्पोज किया, और उसने जितनी ऑक्सीजन निकाली एसटीपी पर, उस ऑक्सीजन के वैल्यूम को ही वैल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहते हैं। उस ऑक्सीजन के वैल्यूम को ही वैल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहते हैं। क्लियर है ये बात। जैसे मान लो मैं कहता हूं 1 लीटर H2O2 ने डिकम्पोज होके 10 लीटर ऑक्सीजन गैस निकाली है एसटीपी पर, तो वैल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कितनी होगी, 1 लीटर या 10 लीटर। वैल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कितनी होगी, 1 या 10। 1 लीटर H2O2 डिकम्पोज होता है और 10 लीटर ऑक्सीजन गैस निकालता है एसटीपी पर, तो वैल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कितनी होगी, बताइए सारे लोग। तो वो कितनी होगी, 10 होगी। क्योंकि डिफिनीशन क्या है, 1 लीटर लिक्विड H2O2 जितनी ऑक्सीजन निकालेगा उस ऑक्सीजन की वैल्यू को वैल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहेंगे। तो डिफिनीशन क्या है, देखो मैं लिख देता हूं। देखो टोटल वैल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीज at STP by decomposition of 1 liter H2O2 लिक्विड। 1 लीटर H2O2 लिक्विड के डिकम्पोजिशन में, 1 लीटर H2O2 लिक्विड के डिकम्पोजिशन में जितने वैल्यूम ऑक्सीजन गैस निकल रही है उसकी वैल्यू को वैल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहा जाता है। अब बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि यार 1 लीटर H2O2 10 लीटर ऑक्सीजन कैसे निकाल सकता है। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 1 लीटर H2O2 10 लीटर ऑक्सीजन कैसे निकाल सकता है। तो 10 तो छोड़ो, 20 भी निकाल सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि H2O2 लिक्विड है, उनके फिजिकल स्टेट अलग अलग है, इसलिए वो 100 लीटर भी निकाल सकता है। इसलिए वो 100 लीटर भी निकाल सकता है, क्योंकि उनके फिजिकल स्टेट अलग अलग है। इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी कभी बच्चों में कंफ्यूजन आता है कि यार 1 लीटर H2O2 20 लीटर ऑक्सीजन कैसे निकालेगा। तो दोनों के फिजिकल स्टेट अलग अलग है ना। तो ध्यान रखना, इसी वजह से मैं यहां पे लिक्विड लिख रहा हूं, यहां पे गैस लिख रहा हूं, और इसी वजह से सबके फिजिकल स्टेट लिखे। जनरली आप देखते हो फिजिकल स्टेट हम नहीं लिखते हैं, हम क्या, कोई नहीं लिखता है। मगर यहां फिजिकल स्टेट पे फोकस रखने से क्या होता है, कंफ्यूजन बच्चे को नहीं आता है।
तो डिफिनीशन क्या है, 1 लीटर H2O2 जितनी ऑक्सीजन गैस निकालेगा एसटीपी पर उसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहेंगे। बच्चों ने कहा ठीक है सर हम समझ गए। तो मैंने कहा चलो एक क्वेश्चन हो जाए, चलो एक क्वेश्चन हो जाए, सभी बच्चे आंसर देंगे, सभी बच्चे आंसर देंगे, ठीक है। देखो 500 ml लिक्विड H2O2 डिकम्पोज, सॉरी अरे यार डिकम्पोज एंड रिलीज, ठीक है, 5 लीटर ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ए 5, इसको रिप्रेजेंट कैसे हैं, ऐसे ऐसे लगाते हैं, 5V ऐसे लिखते हैं, या तो ये लिखते हैं या ये लिखते हैं 5 लीटर। अच्छा ये तो सारे आंसर ही हो जाएंगे यार फिर, सॉरी बच्चों। 10 वॉल्यूम, ठीक है, 500 ml, 1 V। बताओ भाई क्या आंसर है, सारे बच्चे आंसर दें कि उनके हिसाब से क्या आंसर बनना है। सभी बच्चे आंसर लिखें कि उनके हिसाब से क्या आंसर बनेगा। यस यस यस, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। तो डिफिनीशन क्या है, 500 ml लिक्विड, 500 ml H2O2, 5 लीटर ऑक्सीजन निकाल रहा है। तो डिफिनीशन क्या है, 500 ml नहीं है, 1 लीटर है। 1 लीटर H2O2 जितनी ऑक्सीजन निकालेगा उसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बोला जाएगा। तो 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1000 ml। 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1000 ml। तो 1000 ml कितनी निकालेगा, डबल 10 लीटर ऑक्सीजन निकालेगा। 1000 ml H2O2 या 1 लीटर H2O2 कितनी ऑक्सीजन निकालेगा, 10 लीटर ऑक्सीजन निकालेगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कितना हुआ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कितना हुआ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हुआ जाके 10। अब इसको ऐसे लिखते हैं, 10V लिख देते हैं, 10 वॉल्यूम लिख देते हैं, ठीक है, कभी कभी सिर्फ 10 लिख देते हैं, ऐसे इनमें से कोई एक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। तो क्या ये बात समझ पाए हम लोग। तो इस पर डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है, इस पर डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है, जरा ध्यान रखिएगा, जरा ध्यान रखिएगा। जब भी आएगा डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो इसकी डिफिनीशन पे फोकस रखें, इसकी डिफिनीशन पे सभी बच्चे फोकस रखें। तो अब मैं इसका सीएचडी लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपको शॉर्ट नोट्स भी तो बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स फार्मूला सीट सब बना दे रहा हूं, सब बना के दे रहा हूं, शॉर्ट नोट्स फार्मूला सीट सब कुछ। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होता है। वो क्या है, तो वो मैंने आपको बता दी, क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस
at STP release by 1 liter liquid H2O2. 1 लीटर लिक्विड H2O2. रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, इसको 10V ऐसे लिखेंगे, या बच्चों ऐसे लिखेंगे, या ऐसे लिखेंगे, जैसे कंफ्यूजन आपके अंदर ना आए. ठीक है, जैसे कंफ्यूजन आपके अंदर ना आए. अब हम चलते हैं जरा फिर से वापस. तो 1 लीटर H2O2. हरिओम वर्मा बताओ बेटा क्या दिक्कत आ रही है? 1 लीटर H2O2 जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का रिलीज करेगा वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 होगी. ठीक है, अब बच्चों देखो बोलते क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का रिलेशन कंसंट्रेशन से. रिलेशन बिटवीन concentration term and volume strength of H2O2. अब जरा देखो इसको समझिएगा. अब ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऐसे बनती है, इस तरह से हमारी रिएक्शन है बैलेंस. देखो बैलेंस रिएक्शन यही है, सारे बच्चे चेक करें. ये देखिए प्रभु ऋषि 500 ml से 10 ml नहीं आया है. अच्छा रुक जाओ भाई, कुछ बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन है, ये कैलकुलेशन में कंफ्यूजन है, मैं समझा देता हूं. मुझे लगा था आप समझ गए मगर फिर भी मैं बताता हूं. 500 ml से कितनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है? 5 लीटर. तो जरा बताना 500 ml से रिलीज हो रही है 5 लीटर ऑक्सीजन, तो 1 ml H2O2 से कितनी रिलीज होगी? 1 ml H2O2 से कितनी रिलीज होगी? 5 डिवाइडेड बाई 500 ml, 5 डिवाइडेड बाई 500 लीटर ऑक्सीजन, तो 1000 ml H2O2 से कितनी रिलीज होगी? क्योंकि 1000 ml H2O2 का मतलब होता है 1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर से जितनी H2O2 रिलीज होगी उसी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलोगे ना. 500 ml से जो रिलीज हो रही है उसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ थोड़ी बोलोगे. 1000 ml मतलब 1 लीटर से जितनी रिलीज होगी उसको H2O2 बोलोगे. तो 1000 ml से कितनी हुई? मल्टीप्लाई में चला गया, 500 दुना 1000, ये देखो 10 लीटर आ गया. 500 दुना 1000, 10 लीटर आ गया, है ना, 10 लीटर आ गया. तो मैंने बेटा ये किया है. अच्छा अब चलो इस बात को करते हैं. अब देखो कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, हम क्वेश्चन के फॉर्म में कर रहे हैं जैसे आपको आसानी से समझ में आ जाए. यदि मैं कहता हूं कैलकुलेट, गौर सुनिए, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ H2O2. अब सारे बच्चे मुझे बताएं क्या मैंने पूछा है? H2O2 की मोलरिटी पूछा है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ H2O2. तो भाई मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है? मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि जिसकी मोलरिटी निकालनी है उसके मोल मिल जाए, जिसकी मोलरिटी निकालनी है उसका मोल, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो पढ़ाया है. जरा बताओ कोई कंफ्यूजन है? यदि H2O2 की मोलरिटी निकालनी है, हाँ बेटा फातिमा CHD भी दिखा देंगे, आराम से अभी दिखाएंगे, CHD अभी लिखेंगे ना, परेशान ना हो. अब बताओ जिसकी मोलरिटी निकालनी है उसके मोल ऊपर, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दिया है इसका कितना लीटर होता है? 1 लीटर होता है.
अब ये तो गैस है, तो मेनली तो यही है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन H2O2 का वॉल्यूम कितना होता है? 1 लीटर। बाय डिफॉल्ट डिफिनीशन है 1 लीटर H2O2 में जितनी ऑक्सीजन गैस निकलेगी एसटीपी पर उसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहेंगे। तो आपको ये तो पता है, आपको ये पता है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। अब किसी तरह से H2O2 के मोल मिल जाए, यदि H2O2 के मोल मिल गए तो मोलरिटी ऑफ H2O2 आ जाएगी। अब बस मुझे ये बताओ, यदि मैं आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे दूं, सपोज करो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी है? V लीटर है। V लीटर ऑक्सीजन गैस निकली है एट एसटीपी। कितनी ऑक्सीजन गैस निकली है? V लीटर ऑक्सीजन गैस निकली है एट एसटीपी। तो V लीटर ऑक्सीजन गैस निकली है एट एसटीपी, इसका मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 V लीटर है। इसका मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ V है। 1 लीटर H2O2 जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का निकालेगा उसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहेंगे। तो यदि आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया है तो क्या आप इसके मोल निकाल पाओगे? यस। जैसे ही आपने इसको 22.4 से डिवाइड किया, ये क्या बन गया? मोल ऑफ O2, मोल ऑफ O2। और जितने मोल O2 के बनेंगे उससे डबल मोल H2O के डिसोसिएट होंगे, क्योंकि मोल फिजिकल स्टेट को नहीं मानते हैं। मोल का फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। तो यदि 1 मोल O2 बनता है तो 2 मोल H2O2 खर्च होता है। तो कितने मोल H2O2 खर्च हुए बताओ जरा, कितने मोल H2O2 खर्च हुए? तो मोल ऑफ H2O2 आ गए। मोल ऑफ H2O2 कितने आ गए जरा बताना? तो मोल ऑफ H2O2 आ गए 2 इंटू V बाई 22.4, ये आ गए। मतलब आ गया V बाई 11.2 मोल। आप इसको जाके वहां रख दीजिए, V डिवाइडेड बाई 11.2, तो ये आ गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 11.2। ये देखो, ये आ गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 11.2। चेक करिए, मोलरिटी ऑफ H2O2 इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 11.2। और यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। क्यों? मोलरिटी की यूनिट यही होती है। ये देखो, क्या समझ में आया? भाई आपने मेरे से कहा कि मैंने आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है, आप मोलरिटी बताओ। तो जब आपने वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे मिलती है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डिफिनीशन है कि 1 लीटर H2O2 से जितनी ऑक्सीजन रिलीज हुई है। तो आपने कहा वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी है? V है। इसका मतलब V लीटर ऑक्सीजन रिलीज हुई है 1 लीटर H2O2 से। तो V लीटर ऑक्सीजन को मैंने मोल में कन्वर्ट कर दिया। तो जब हमें ऑक्सीजन के मोल मिल गए तो H2O2 के मोल मिल गए। तो मोलरिटी H2O2 की पूछ रहे हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है, मोल ऑफ H2O2 मैंने निकाल लिए, डाल दिए जाके, आंसर आ गया। डाल दिए, आंसर आ गया। अब देखो, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, पूरा कैसे निकालते हैं। आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखोगे क्योंकि आपको अपना टाइम भी बचाना है। आप नीट के स्टूडेंट हो, आप नीट के स्टूडेंट हो तो आपको टाइम भी बचाना है। तो देखो, मोलरिटी ऑफ H2O2 का फार्मूला क्या है? मोलरिटी ऑफ H2O2 मैं सारा कुछ बताता जाऊंगा। मोलरिटी ऑफ H2O2 क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ V क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ है ना, डिवाइडेड बाई 11.2। आप डायरेक्ट ये यूज करो, अपना टाइम बचाओ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 11.2, मोलरिटी ऑफ H2O2 आ गया। अब मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। अब आप सोच रहे होगे कि सर यूनिट पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, अभी बताता हूं।
अब यदि मान लो हमसे पूछता है ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बताओ, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 ये भी पूछा जाता है, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बताओ। तो ये क्या निकला है, मोल पर लीटर। मोलरिटी का मतलब क्या है, मोलरिटी का मतलब है मोल पर लीटर निकाला गया है, एक मोल में कितने लीटर है। तो इसको बस ग्राम बना दो, मोल पर लीटर निकल आया है, ग्राम पर लीटर निकालना है। तो मोल को ग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई। मोल को ग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 17V डिवाइडेड बाई 5.6, 2 से काट दिया, तो 17 वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 5.6 ग्राम पर लीटर। तो यदि वो ग्राम पर लीटर में वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछेगा तो फार्मूला क्या यूज करोगे, ग्राम पर लीटर में वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछेगा तो फार्मूला क्या यूज करोगे, 17V डिवाइडेड बाई 5.6, 17V डिवाइडेड बाई 5.6। क्लियर है। H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट 34 होता है। भाई देखो 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन का 32 और 2 हाइड्रोजन है तो 32 2 34। क्लियर है। हाँ क्वेश्चन भी कराऊंगा, परेशान रहो। अब देखो एक और चीज पूछता है, नॉर्मेलिटी भी पूछता है। मैंने आप में से किसी बच्चे को नॉर्मेलिटी अभी तक नहीं पढ़ाई है, मैंने किसी बच्चे को नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ाई है, मगर सारे कॉन्सेप्ट एक जगह पे लिख रहा हूं H2O2 के, इसलिए लिख देता हूं। डिटेल में मैं रिडॉक्स में पढ़ाऊंगा नॉर्मेलिटी, बार बार बोल रहा हूं इसलिए कंफ्यूज मत रहना। मैंने नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ाई है और ना पढ़ाऊंगा, मतलब इस चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगा, रिडॉक्स में पढ़ाऊंगा जाके, रिडॉक्स में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो अभी मैं इसका सिर्फ फार्मूला लिख रहा हूं, अभी मैं इसका सिर्फ फार्मूला लिख रहा हूं, ठीक है। और नॉर्मेलिटी के सारे क्वेश्चन मैं वहीं पे कराऊंगा, क्योंकि वहां पे आप नॉर्मेलिटी को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 यदि पूछा जाए तो वो होता है बच्चों वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और ये कैसे आया, ये अपने आप वहां पे आप समझ जाओगे, कुछ दिन बाद ये अपने आप समझ जाओगे जब मैं पढ़ा दूंगा। ये देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 5.6, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 5.6, ठीक है। कोई बच्चा कहे कि कैसे आया तो मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, मगर इसको डिटेल नहीं बता पाऊंगा। नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है एन फैक्टर इनटू मोलरिटी, और H2O2 का एन फैक्टर 2 होता है। क्यों, क्योंकि 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, एन फैक्टर 2 होता है। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एन फैक्टर 2 है। अब मोलरिटी में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो जब मोलरिटी में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5.6 आ जाएगा, 5.6 आ जाएगा। मगर इसकी डिटेल, अब एन फैक्टर क्या होता है ये तो वहीं पढ़ाऊंगा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि डिटेल वहां पढ़ाऊंगा, और वहीं पढ़ाई जाती है, वहीं पढ़ाई भी जाती है, ठीक है। मगर मैंने रीजन इसलिए बता दिया कि कोई बच्चा कहेगा कि सर ये कैसे आया, तो मैंने कहा भाई मोलरिटी में एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर लोगे आ जाएगा, और H2O2 का एन फैक्टर 2 होता है ना। मोलरिटी दी है V डिवाइडेड बाई 11.2, तो 2 इंटू V डिवाइडेड बाई 11.2, तो V डिवाइडेड बाई 5.6 आ गया। तो सारी चीजें समझ गए। डिफिनीशन सेट करो, 1 लीटर H2O2 जितने लीटर ऑक्सीजन गैस निकालेगा STP पर, उसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहेंगे। ये डिफिनीशन सेट हो गई। दूसरा, मोलरिटी ऑफ H2O2 क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 11.2। ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ क्या है,
मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मतलब 17V डिवाइडेड बाई 5.6। नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 5.6। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा? तो इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। इस पर क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको करना है, आपको करना है। देखो अब मैं उसी क्वेश्चन को, जो मैंने क्वेश्चन पीछे पूछा है, उसी को अब टफ करता हूं। देखिए अच्छे से बताइएगा। 500 ml of H2O2 decompose and release 5.6 liter O2 gas at STP। कैलकुलेट, देखो डिट्टो यही क्वेश्चन दिया था अभी, कैलकुलेट, मगर अब यहां से मैंने चेंज कर दिया है। मोलरिटी ऑफ H2O2 इन सॉल्यूशन। A 1 m, B 0.5 m, C 2 m, D none of these। अब बताओ, अब आंसर दो। अब हमें यह पता है कि मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है। मोलरिटी ऑफ H2O2 का फार्मूला होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2। यदि कहीं से वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकल आए तो मोलरिटी निकल आएगी। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी? डिफिनीशन से। डिफिनीशन क्या है ये देखो, 500 ml H2O2 कितनी ऑक्सीजन निकाल रहा है एसटीपी पर? इतनी ऑक्सीजन निकाल रहा है। तो 1000 ml कितनी निकालेगा? 1000 ml का मतलब होता है 1 लीटर। तो 1000 ml कितनी निकालेगा? इतनी निकालेगा, मतलब डबल 11.2 लीटर ऑक्सीजन निकालेगा। तो 1000 ml या 1 लीटर H2O2 जितनी ऑक्सीजन निकालता है उसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहते हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 निकल के आई 11.2 और डिवाइड भी 11.2 से है। तो ये मोलरिटी ऑफ H2O2 कितनी आ गई? 1 आ गई। मोलरिटी ऑफ H2O2 बच्चों कितनी आ गई? 1 आ गई। देख लो, है? यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा जिद कर रहे हो, एक और करोगे? अरे यार ये बच्चे बहुत जिद्दी हैं, कह रहे हैं एक और करेंगे। इस मेरा कोई रोल नहीं है, ये है, कह रहे हैं क्वेश्चन और करेंगे। तो मैंने कहा भाई कर लो, मैंने कहा भाई कर लो, मुझे क्या है। देखो बताओ, अच्छे से बताइएगा सब लोग। मोलरिटी ऑफ H2O2 is 0.2। select correct statement for given solution of H2O2। पहला,
पहला, ठीक है, ध्यान से दीजिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 is 10V। दूसरा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 is 2.24V। तीसरा, ठीक है, तीसरा 0.2 मोल H2O2 present in 1 liter H2O2। चौथा, B and C both करेक्ट। बताओ भाई, क्या सही है? सारे लोग आंसर दें, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दूंगा, ये मुझे नहीं आता है, मैंने तो खुद तुमसे पूछा है। तो जब मैंने खुद तुमसे पूछा है तो मुझे क्यों आएगा? जो क्वेश्चन तुम मुझसे पूछते हो तो क्या तुम्हें आता है? नहीं, तभी तो पूछते हो, है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा है तो मुझे क्यों आएगा? आंसर तुम्हें देना है, आंसर तुम्हें देना है। बताओ भाई, सारे बच्चे अच्छे से बताएं। यस 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 यस, सारे बच्चे अच्छे से बताएं। जल्दी जल्दी, यस, वेरी गुड। अब देखो, ये तो डिफिनीशन लिखी है मोलरिटी की। यदि किसी की मोलरिटी 0.2 है तो इसका मतलब क्या है? 1 लीटर में कितने मोल है, इसी को तो मोलरिटी कहते हैं। तो यदि इसकी मोलरिटी 0.2 है तो इसका मतलब 0.2 मोल H2O2 1 लीटर में है। तो ये तो डिफिनीशन है। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे? तो भाई मोलरिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू 11.2 इंटू मोलरिटी। तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, दशमलव यहां पे आ गया, ये आ गया 2.24। तो ये भी सही है। तो आंसर क्या है? डी है। बी भी सही है और सी भी सही है। यस 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 यस। अब जरा देखो अगली हेडिंग। अगली हेडिंग है बच्चों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगली हेडिंग हमारी क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब जल्दी से लॉज पढ़ा देते हैं, है ना? तो देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, जरा पढ़ो। इन ऑल केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है वो ये बताता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उतना ही मास प्रोड्यूस होगा। मोल अलग अलग होंगे, वॉल्यूम अलग अलग होगा, मास कांस्टेंट होगा। जितना मास रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उतना ही मास प्रोडक्ट बनेगा। मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ कंपाउंड टू अदर फॉर्म ऑफ कंपाउंड। तो मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। होगा कि नहीं होगा? मास ऑफ प्रोडक्ट के। जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। अब नोट, गौर समझना, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डज नॉट अप्लाई। बताओ भाई कहां अप्लाई नहीं होगा? अप्लाई न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब रेडियो एक्टिव रिएक्शन, रेडियो एक्टिव रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास न्यूक्लियर रिएक्शन पर अप्लीकेबल नहीं है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन पर अप्लीकेबल नहीं है। जो रेडियो एक्टिव डिके लगातार होते रहते हैं उन पे अप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नॉट अप्लाई इन न्यूक्लियर रिएक्शन या रेडियो एक्टिव रिएक्शन। सिर्फ किस पे लगेगा? जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन है उन पे। और क्या लगेगा? लॉ मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट आपस में बराबर होंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट आपस में बराबर होंगे। अब बच्चे चाह रहे हैं कि सर मैं एक क्वेश्चन करूंगा, तो मैंने कहा कर लो। देखो अब आपके लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, अच्छे से करिए और आंसर बताइए। देखिए बच्चों, ये हमारे पास है AgNO3 और ये है NaCl। रिएक्शन हुई, बना AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। अब आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए 100 ग्राम AgNO3 combined with required amount of NaCl and form, ठीक है, and form 85 ग्राम AgCl and form 85 ग्राम AgCl and 65 ग्राम NaNO3. Calculate mass of NaCl A 50 ग्राम, B 65 ग्राम, C 100 ग्राम, D cannot calculate। बताओ 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 बताओ। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना मास प्रोडक्ट का होगा। तो इसका मास कितना है? 100। इसका मास कितना है? x, हमने मान लिया x है। अब इसका मास कितना है? 85। इसका मास कितना है? 65। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो x की वैल्यू निकल आई। कितनी निकल आई बच्चों? 50 ग्राम। यस 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 यस, बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट ध्यान दो, CHD। आपको पता है CHD? अब ध्यान दीजिए, इसका CHD क्या है? यदि कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस है, इसका मतलब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बैलेंस कर रही है।
क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप क्या बैलेंस करते हो? एटम। यदि एटम बराबर है तो उनका मास भी बराबर होगा। भाई 2 सोडियम इधर, 2 सोडियम इधर, तो 2 सोडियम का मास 46, इधर भी 2 सोडियम है तो इधर भी 2 सोडियम का मास 46। 4 वाटर इधर, 4 वाटर इधर, है ना, 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, तो 4 हाइड्रोजन का मास 4 ग्राम, 4 हाइड्रोजन का मास 4 ग्राम। तो यदि कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस है तो इसका मतलब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ऑटोमेटिक फॉलो कर रही है। तो नोट ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाएगा। मैं लिख देता हूं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, पूरा लिख देता हूं, कंजर्वेशन ऑफ मास। बैलेंस केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, ध्यान रखिएगा। बच्चों ने कहा मतलब, मैंने कहा मतलब ऐसा क्वेश्चन, किसी ने मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो देखिए, विच रिएक्शन फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ए, अच्छे से बताइएगा आप लोग, ठीक है। बी, बताइए, बोथ, नन। कौन सी रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है, या कौन सी रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है, बताइए। तो देखो, ये रिएक्शन बैलेंस है, नाइट्रोजन कितने हैं? 4, 4, ऑक्सीजन कितने हैं? 10, 8, 2, 10। रिएक्शन बैलेंस है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 4, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है। जो रिएक्टेंट का मास है वो कम है, प्रोडक्ट का मास ज्यादा है। क्यों? ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 4 है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कौन फॉलो करेगा? जो बैलेंस है। उल्टा भी पूछेगा, विच रिएक्शन डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कौन सी रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगी? जो बैलेंस नहीं होगी, जो बैलेंस नहीं होगी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट नंबर के लॉस पे चलते हैं, ठीक है। अब जरा ये देखो, ये क्या कह रहा है, सब लोग जरा इसको पढ़ें, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, जरा समझो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, अ केमिकल प्रोडक्ट, a chemical compound always contain same element with fixed proportion by mass. It does not depend upon source and method of preparation it have been obtained. इसका मतलब क्या है? जो कोई मॉलिक्यूल होता है, गौर समझिए, जो कंपाउंड है, तो कंपाउंड क्या होता है? डिफरेंट एटम का बना हुआ मॉलिक्यूल। डिफरेंट एटम से जब कोई प्योर सब्सटेंस बनता है तो उसको कंपाउंड कहते हैं, पीछे पढ़ा चुका हूं। तो जरा देखो, कोई कंपाउंड है
तो उन्होंने कहा कोई भी कंपाउंड किसी भी मेथड से बनाया जाए, किसी भी सोर्स से हमने निकाला हो, उसके अंदर के एटम के मास का रेशियो हमेशा फिक्स होता है। कोई भी कंपाउंड किसी भी मेथड से बनाओ, फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके बनाई, ये देखो बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो किसी ने कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करके बनाई, देखो ऐसे। किसी ने कार्बन डाइऑक्साइड मेथेन को बर्न करके बनाई, ऐसे। ऐसे। अब आप देखो 3 अलग अलग मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड आई है, 3 अलग अलग मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड आई है। तो इनका कहना है कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी मेथड से फॉर्म किया जाए, किसी भी सोर्स से बनाया गया हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम के मास के रेशियो हमेशा फिक्स होते हैं। आप चेक करो यहां पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या है, 12:32 फिक्स है। यहां पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या है, 12:32। यहां पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या है, 12:32 है। बात समझ में आई कि नहीं? आप चेक करो, क्या समझ में आया? क्या डिफिनीशन है फिर समझो। हाँ बेटा हसन बताता हूं, डिफिनीशन क्या है। कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी मेथड से बनाया जाए, किसी भी सोर्स से आया हो, उसके अंदर के एटम के मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल जिन एटम से मिलके बना है, उन एटम के मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड चाहे किसी भी मेथड से बनाई जाए, मगर उसके अंदर कौन एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन, उसके मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। फिक्स रहेगा का मतलब हर मेथड में हर जगह पे सेम आएगा। चाहे इस मेथड से बनाओ तो भी वही आएगा, चाहे इस मेथड से बनाओ कार्बन डाइऑक्साइड को तो भी वही आएगा, चाहे इस मेथड से बनाओ तो भी वही आएगा। ये आया है, बात समझ पाए? कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी मेथड से बनाओगे, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल, एक मिनट बच्चों अभी क्लास चल रही है। कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी मेथड से बनाओगे, उस ठीक है, उस मॉलिक्यूल के अंदर के एटम के मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। ये आपसे कहा गया है। अब जरा देखो गौर से समझो, ये बात समझ गई? इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। आप किसी भी मेथड से बनाओ, ए मेथड से बनाओ, बी मेथड से बनाओ, सी मेथड से बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मास का रेशियो फिक्स है तो इसका मतलब वो लॉ ऑफ डिफिनिट एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। वो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। अब इस पर मैं क्वेश्चन देता हूं तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि मैं कह क्या रहा हूं। जब मैं इस पर क्वेश्चन दूंगा तो आपको आइडिया लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। क्लियर? आप जरा समझिएगा। जैसे ये देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, ध्यान दीजिए। मेटल ऑक्साइड formed by two different sources. Source 1, मेटल फॉर्म हुआ है, गौर से देखिए, मेटल फॉर्म हुआ है 40 ग्राम। कैलकुलेशन इजी रहे इसलिए मैं डाटा में
न्यूमेरिकल वैल्यू इजी दे रहा हूं, जैसे आप आराम से डाटा को एनालाइज कर पाए। ऑक्सीजन फॉर्म हुआ है 10 ग्राम। अब दूसरे सोर्स से मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, उसमें ऑक्सीजन कितना फॉर्म हुआ है? देखो ऑक्सीजन फॉर्म हुआ है 5.6 ग्राम, मेटल फॉर्म हुआ है 5.6 ग्राम। अब ऑक्सीजन कितना फॉर्म हुआ है? 1.4 ग्राम। अब मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं जरा समझिए, ठीक है? above data follow law of constant proportion above data follow law of constant proportion, yes, no, cannot say, डाटा बताओ। अब यदि ये फॉलो कर रहा होगा तो मेटल ऑक्साइड चाहे सोर्स 1 से बनाओ चाहे सोर्स 2 से बनाओ, मेटल और ऑक्सीजन के बीच के मास का रेशियो फिक्स होना चाहिए। चाहे आप सोर्स 1 से बनाओ चाहे आप सोर्स 2 से बनाओ, मेटल और ऑक्सीजन के बीच के मास का रेशियो फिक्स होना चाहिए। तो पहले में निकालो, पहले में रेशियो क्या आ रहा है? अब इसको सॉल्व करो तो 4:1 आ रहा है। पहले सोर्स में मेटल और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो क्या है? 4:1। अब दूसरे में निकालो, इसको सॉल्व करो, अभी भी 4:1 आ रहा है, तो सेम रेशियो आ रहा है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। आपको क्या करना है? उनका रेशियो सेम आ गया तो फॉलो कर रहा है, नहीं आया तो नहीं कर रहा है। सेम आ गया तो फॉलो कर रहा है, नहीं आया नहीं कर रहा है। क्लियर है? क्लियर। अब देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है इसको जरा समझो। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि दो एटम मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। दो एटम मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। यदि आप एक के मास को फिक्स कर दो तो दूसरे का मास एक सिंपल रेशियो में आएगा। When different masses of one element combined with a fixed mass of other element and form different compound bear a simple ratio of one another। इसका मतलब क्या हुआ? दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड हो रहे हैं। यदि एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो तो दूसरा एलिमेंट उन सभी कंपाउंडों में एक सिंपल रेशियो बियर करेगा। अभी ये बात हो सकता है ना समझ में आए, तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखो कार्बन और हाइड्रोजन मिलके बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल मीथेन, फॉर एग्जाम्पल C2H4, फॉर एग्जाम्पल C2H6, फॉर एग्जाम्पल C2H2 है, फॉर एग्जाम्पल C6H6। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। तो देखो दो एलिमेंट मिलकर, गौर सुनिए, दो एलिमेंट मिलकर बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं।
अब उनका कहना है कि किसी एक का मास फिक्स कर दो। फिक्स का मतलब सब में सेम कर दो। यदि किसी एक का मास सब में सेम कर दोगे तो दूसरा एलिमेंट का मास एक सिंपल रेशियो बियर करेगा सब में। बात समझ पाए? यदि किसी एक का मास फिक्स कर दोगे तो दूसरा एलिमेंट क्या बियर करेगा? सिंपल रेशियो। when two different masses of element combined with a fixed mass of other element, इसका डिफरेंट मास इसके फिक्स मास के साथ कंबाइंड हो रहा है, तो जो इसका मास है हर कंपाउंड में एक सिंपल रेशियो बियर करेगा। गौर सुनो, दो एलिमेंट मिलके बहुत सारे कंपाउंड बना रहे हैं, उसमें से किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो, किसी एक का, चाहे जिसका कर दो, तो किसी एक का मास फिक्स कर दो तो दूसरा एलिमेंट जो है वो एक सिंपल रेशियो बियर करेगा। तो चलो फिक्स करो, कार्बन का मास सब में फिक्स कर दो, सेम होना चाहिए। इसमें कार्बन कितना है? 12, एक कार्बन का मतलब 12, तो हाइड्रोजन कितना है? 4, इसमें कार्बन कितना है? 24, तो 12 फिक्स करो। तो जब ये 24 है तो ये 4 है, तो जब ये 12 होगा तो ये कितना होगा? 2। बात समझ पाए? एक एटम का मास सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। कार्बन का 12 है, यहां पे 12 है तो इसका 4 है। जब ये 24 है, दो एटम है ना, दो एटम का 24, तो हमें तो सेम रखना है, तो मैंने 12 कर दिया। तो जब इसका 12 होगा तो इसका 2 हो जाएगा। अब यहां पर भी 12 करो तो ये 3 हो जाएगा, यहां पर भी 12 करो तो ये 1 हो जाएगा, यहां पर भी 12 करो तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है? तो अब देखो अदर एटम क्या कर रहा है? एक सिंपल रेशियो बियर कर रहा है, 4:2:3:1:1। इसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यदि किसी एक के मास को फिक्स कर दिया जाए तो दूसरा एलिमेंट उन सभी कंपाउंडों में एक सिंपल रेशियो बनाएगा, एक सिंपल रेशियो बनाएगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चेक करो, आपने क्या किया? कार्बन के मास को फिक्स कर दिया। आप चाहें तो दूसरा भी मास फिक्स कर सकते हैं, हाइड्रोजन को फिक्स कर दो। तो जब हाइड्रोजन फिक्स कर दोगे, अब फिक्स में कुछ भी कर सकते हो, सेम करना है, वन नहीं करना। आप 1:1 कर दो, 2:2 कर दो, 100 कर दो, 10:10 कर दो, ये आपकी मर्जी है, बस सेम मास करना है। तो कार्बन सब में मैंने 12 कर दिया, तो देखो ये सिंपल रेशियो बियर कर रहे हैं। अच्छा, और इसका एग्जांपल देता हूं, जरा बताओ क्या ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहा है? क्या ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहा है? बताओ। सॉरी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है? क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है? यस, नो। फॉलोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बताओ यस या नो। आपको क्या चेक करना है? आपको कोई एक मास फिक्स कर देना है, चाहे नाइट्रोजन का कर दो चाहे ऑक्सीजन का कर दो। ये सारे कंपाउंड दो एटम से मिलके बने हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। दो एटम से मिलके आपने बहुत सारे कंपाउंड बनाए, उनमें से एक के मास को फिक्स कर दिया गया तो दूसरा एटम एक सिंपल रेशियो बियर करेगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आप जिसका चाहो उसका फिक्स करो। नाइट्रोजन का फिक्स करना आसान है, पहले से ही फिक्स है। पहले वाले में कितना है देखो, नाइट्रोजन का पहले से ही फिक्स है। हम सब में क्या है? दो दो एटम है, और जब दो दो एटम है इसका मतलब सब में फिक्स है। इसमें कितना हुआ? 28, इसमें कितना है? 28, इसमें कितना है? 28। अब ये कितना बियर कर रहा है? ऑक्सीजन। एक एटम का कितना होता है? 16। तीन एटम का कितना होता है? 48। पांच एटम का कितना होता है? 16 × 5 = 80। अब देखो ये सिंपल रेशियो आ रहा है,
इसका मास फिक्स, ये सिंपल रेशियो 16 रेशियो 48 रेशियो 80, मतलब 1 रेशियो 3 रेशियो 5 है। तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। अच्छा, ये फॉलो कर रहा है, बताओ क्या ये फॉलो कर रहा है? सारे बच्चे अच्छे से बताएंगे। बताओ, फॉलोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यस, नो। दो एटम मिलकर दो एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, किसी एक के मास को फिक्स करो तो दूसरा सेम आना चाहिए। तो देखो, हमारे पास एटम है, मॉलिक्यूल है A2B4 A3B5। अब एक A है एक B है। अब A को फिक्स कर रहे हैं, यहां पे कितना है 2, तो ये कितना है 4। अब यहां पे 3 है तो इसको 2 करो, तो दोनों को एक एक कर दो, एक एक करना आसान है। इसको एक किया तो ये 4/2 हो गया, इसको एक किया तो ये 5/3 हो गया। चेक करो, जब ये 2 था तो ये 4 है, तो जब ये 1 होगा तो ये 2 होगा, जब ये 3 था तो ये 5 है, जब ये 1 होगा तो ये 5/3 होगा। अब देखो, ए का मास आपने फिक्स कर दिया, अब बी क्या सिंपल रेशियो में है? चेक करो, बी क्या सिंपल रेशियो में है? क्या ये सिंपल रेशियो है? ये तो यार ऐसा रेशियो है, 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5 और 20 हो जाएगा 6 7। तो ये सिंपल रेशियो तो नहीं है, ये सिंपल रेशियो तो नहीं है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। आपके मैंने 3 लॉ पढ़ा है। पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब जितना मास रिएक्टेंट का रहेगा उतना ही मास प्रोडक्ट का रहेगा। फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी सोर्स से बनाया गया हो, किसी भी मेथड से बनाया गया हो, उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम के मास का रेशियो फिक्स रहेगा। उस मॉलिक्यूल के अंदर के एटम के मास का रेशियो फिक्स रहेगा। ठीक। फिर तीसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि दो एलिमेंट मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, उनमें से किसी एक एटम के मास को फिक्स कर दो तो अदर एटम एक सिंपल रेशियो बियर करेंगे। इसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब बात करते हैं ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लास्ट एंड फाइनल कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो देखो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है? व्हेन टू एलिमेंट कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, then the ratio of masses in which they of combined with each other are same or simple whole number multiply। फिर से बताता हूं, गौर समझो। when two element combined fixed mass of third element, then the
रेशियो ऑफ मास इन विच they of combined with each other are same and simple whole number multiplier। अब मैं आपको ये समझाता हूं। जैसे देखो, आपने कार्बन के मास को फिक्स कर दिया, सपोज करो 12 ग्राम कर दिया। अब कार्बन का फिक्स्ड मास दो अलग अलग एलिमेंट से कंबाइंड हो रहा है। एक है ऑक्सीजन, एक है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन से कंबाइंड होके उसने बनाया CO2, हाइड्रोजन से कंबाइंड होके उसने बनाया मीथेन। अब देखो, कार्बन का मास फिक्स्ड है। फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विद टू अदर एलिमेंट, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, एंड फॉर्म कंपाउंड। ये देखो कंपाउंड। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई है? क्या इतनी बात समझ में आई है? बेटा उसको हम ही लोगों ने चालू कराया था, तो हम लोगों के पास तो सारी चीजें होनी है। अब जरा देखो, गौर समझो, मैंने क्या बताया? एक एटम का फिक्स मास दो डिफरेंट एटम से कंबाइन करता है। एक एटम का फिक्स मास दो डिफरेंट एटम से कंबाइन करता है। तो जब एक एटम का फिक्स मास दो डिफरेंट एटम से कंबाइन करेगा तो वो मॉलिक्यूल बनाएगा। अब देखो, कार्बन क्या है? 12। कार्बन क्या है? 12। कार्बन क्या है? 12। कार्बन क्या है? 12। यदि वो एटम आपस में कंबाइन करे, तो जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? वाटर। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? वाटर। तो भी ये सिंपल रेशियो बियर करेंगे। वो ये कह रहा है, when two element combined with fixed mass of third element, जब दो एलिमेंट किसी थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन करेंगे, then the ratio of masses in which they of combined with each other, यदि वो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर जाए तो वो भी एक सिंपल रेशियो बियर करेंगे। तो जरा बताओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंपल रेशियो है या नहीं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंपल रेशियो है या नहीं? बताओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंपल रेशियो है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो बात समझ गए? चारों लॉज पढ़ा दिए। लॉज पे क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, मगर यदि आ जाएंगे तो आप अपने आप कर लोगे। लॉज के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं, मगर आ जाएंगे तो कर लोगे। बस आप लॉज की डिफिनीशन याद रखना कि किसकी किसकी क्या डिफिनीशन है। बच्चे डिफिनीशन भूल जाते हैं, उनको डिफिनीशन का टेंशन रहता है। उनको क्या है? डिफिनीशन का टेंशन रहता है कि वो डिफिनीशन भूल जाते हैं। तो मैं एक बार सभी लॉज की डिफिनीशन बता देता हूं। गौर सुनिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। मतलब जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का रहेगा। और यदि कोई रिएक्शन बैलेंस है, इसका मतलब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। ठीक। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ
बच्चों ऑडियो और वीडियो क्लियर है? हाँ, ऑडियो और वीडियो क्लियर है, जरा बताना। यस यस यस। अच्छा, अचानक क्लास बंद हो गई थी, कुछ नेट का इशू आ गया था शायद, तो क्लास ओवर कर रहा हूं। ठीक है, आपका क्या है, आपका मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। कल आपका एक टेस्ट लूंगा लाइव क्लास के अंदर, आप सारे बच्चे मोल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। कल एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा और आपका टीएसडी लूंगा। टीएसडी टेस्ट में जैसे 2 क्वेश्चन देता हूं, कल आपको 10 क्वेश्चन दूंगा। टीएसडी टेस्ट में 2 क्वेश्चन नहीं दूंगा, 10 क्वेश्चन दूंगा। आप पूरा चैप्टर खूब अच्छे से रिवाइज करा के आओ। आप आराम से डीपीपी 1 2 3 4 लगा लो, तेजस लगा लो, सिद्धि लगा लो। कल आपका पूरा टेस्ट है, कल आपका टेस्ट है। ठीक है, पहले 10 क्वेश्चन टेस्ट के हम लोग करेंगे, 10 करेंगे और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कर लेंगे। कल से ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। आप डीपीपी नंबर 4 का वीडियो सोल्यूशन मेरे लैप उसमें पड़ा है, मगर उनके अभी वहां ऐप पे अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि वो फाइल मेरे पास छूट गई है। तो डीपीपी नंबर 4 का वीडियो सोल्यूशन आज अपलोड हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, बना रखा है। हाँ, तो सारे बच्चे सारी डीपीपी लगा ले। कल 10 क्वेश्चन का टीएसडी टेस्ट लूंगा और ये 10 के 10 एकदम नए क्वेश्चन होंगे। मैं उनको खुद लिख के टाइप करा के आपको दूंगा और ये सारे नए क्वेश्चन होंगे, मगर नीट के क्वेश्चन होंगे। और नीट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि अब नए नए लैंग्वेज के क्वेश्चन आपसे खूब पूछे जा रहे हैं। और सभी बच्चे शाम को 6 बजे जरूर मिले। मंथन बैच 2.0 का लॉन्च तो है ही है, मगर उससे भी बड़ा एक लॉन्च है जिस पर हम लोगों की सालों की मेहनत लगी है और वो आपके सिलेक्शन में उतनी ही बड़ी भूमिका निभाता है जितनी बड़ी भूमिका बैच की है। ठीक है, जितनी बड़ी भूमिका बैच की है। तो मिलते हैं शाम को, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बच्चों।